Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 10th of November एंड डे है वेडनेसडे। तो कल की मतलब जो वीडियो थी उसके अंदर क्वेश्चन था व्हाट आर पुट ऑप्शंस। कल जो जिन्होंने सही आंसर दिया उनका नाम है मुस्कान रावत। एक ही आंसर कल आया था, वो सही था बिल्कुल। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट नहीं किया। अगर आपको पता है कमेंट नहीं किया आपने, तो वो करना चाहिए था कमेंट। खैर, पुट ऑप्शंस का मीनिंग ये होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का मीनिंग होता है कि वो अपनी वैल्यू किसी चीज़ से डिराइव करते हैं। किस चीज़ से करते हैं, कैसे करते हैं, वो देखते हैं। तो पुट ऑप्शंस में क्या होता है कि आप कुछ प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं। प्रीमियम अमाउंट फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ आप पे करते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके आपके पास एक राइट होता है कि अगर कोई स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है तो आपको जितना वो नीचे जाएगा उसका एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको मिलेगा। और कौन देगा? जिसके अगेंस्ट आप बेट कर रहे हैं, जिससे आप पुट ऑप्शन को खरीद रहे हैं। वो कोई एक्सचेंज हो सकता है, कोई ऐप हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, या कोई पर्सन भी हो सकता है। इस तरीके से पुट ऑप्शंस काम करते हैं। और पुट ऑप्शंस में आपको प्रॉफिट तभी होगा जब स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा। सॉरी। और आपको मतलब लॉस सिर्फ आपको उतना ही होगा जितना आपको प्रीमियम आपने दिया है। तो प्रीमियम आप देंगे वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो भी प्रॉफिट आपको उसके कट के मिल जाएगा। इस तरीके से पुट ऑप्शंस काम करते हैं। और आज का क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस अगर नीचे जा रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, तो जो होम लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर आप होम लोन लेते हैं, तो वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आपको कमेंट करना है। आपको उसे सोचना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा होम लोन लेने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, उससे इंटरेस्ट रेट पे फ़र्क कैसे पड़ेगा। और लास्ट बात, एक बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आपको स्टॉक मार्केट कैसे सीखना है वो जानना है, मैंने एक दो कोर्सेज बताए हैं जो वैसे पेड हैं बट आपको फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसके ऊपर मतलब हो सकता है आपको पता भी हो, तो उसके वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट मैंने कैसे सीखा था, मैंने भी उसी से सीखा था। मतलब द बेसिक ऑफ व्हाट आई नो इज़ फ्रॉम दैट कोर्सेज। उसको आपको करना चाहिए ज़रूर से। और एक के अंदर सर्टिफिकेट भी है, एक के अंदर सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपको अगर सीखना है तो आप उसको नीचे जाके वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। छोटी वीडियो है और आपको दो कोर्सेज का उसके अंदर एक्सेस मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। अब चलते हैं यहाँ पर, वोडाफोन आइडिया इन टॉक्स विद बैंक्स फॉर लोन रिकास्ट। तो बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया आपको पता ही है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेट के अंदर चल रही है कंपनी, और 14,000 करोड़ का इनका एक्सपोजर है, जिसके अंदर से अबाउट 11,000 करोड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंक दैट इज़ SBI के पास है। तो सबसे मेजर उन्होंने SBI से ही बात की है। क्या बात की है यहाँ पे हम देखते हैं, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने पहली बात की है पोटेंशियल स्टैंड स्टिल ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, कि आप हमारी इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हमें करनी है, जो पहले से ड्यू पड़ी है अभी से, तो उसको वो स्टैंड स्टिल पे प्लीज़ कर दीजिए। तो मतलब प्लीज़ ये बोल रहे हैं एक तरह से, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्टैंड स्टिल का मीनिंग यहाँ पे हुआ कि जो पहली इंटरेस्ट पेमेंट है उसको या तो आप लोन में कन्वर्ट कर दो और उसके ऊपर मतलब फ्यूचर के अंदर इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, या फिर जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको यहीं पे स्टॉप कर दो, और अभी से जो नया इंटरेस्ट है हम उसको पहले पे कर देते हैं। जो पहले वाला इंटरेस्ट है उसको एक तरह से आप लीव ऑफ कर देना। तो पहली बात तो इन्होंने ये बोली है। सेकेंड इज़ लॉन्गर रिपेमेंट टेन्योर्स और लोअर रेट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, रेट का मतलब यहाँ पर है इंटरेस्ट रेट, या तो आप इंटरेस्ट रेट को कम कर दो या फिर आप रिपेमेंट के टेन्योर को बढ़ा दो, थोड़ा टाइम बढ़ा दो। तो दोनों बातें हैं। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि बेसिकली अभी हम पे नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको क्या कर दो, आप इसको रिकास्ट कर दो, रीऑर्गेनाइज कर दो इस पूरे मतलब हमारे लोन को। अब यहाँ पे आपके माइंड में शायद क्वेश्चन आ सकता है कि हमने जो पहले डिस्कस किया था मोराटोरियम, ये लोग क्यों नहीं मांग रहे। तो वो ये ऑलरेडी ले चुके हैं SBI से, तो इसीलिए वो अब नहीं मांग सकते इसको वापस से। VI has also informed lenders that it has revised talks with global investors for reason। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि VI ने जो लेंडर्स हैं, अच्छा लेंडर्स का मीनिंग मैंने आपको कल भी बताया था, लेंडर्स का ज़्यादातर मीनिंग होता है बैंक्स। तो यहाँ पर भी बैंक्स ही है लेंडर्स का मीनिंग। जो बैंक्स हैं उन्होंने VI मतलब उनसे VI ने बात की है कि हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स से बात कर रखी है, और वो हमारे मतलब बिजनेसेस के अंदर फंडिंग डालना चाह रहे हैं ताकि उसकी हेल्प से हम आपको पे कर पाएंगे। VI की टोटल बोरिंग आपकी 23,400 करोड़ है। तो हमने यहाँ पे 14,000 करोड़ क्या बोला था, ये बेसिकली वो लोन है जो ये रीस्ट्रक्चर कराने की, रिकास्ट कराने की बात कर रहे हैं। सॉरी। ABG चेयरमैन कुमार मंगलम, बेसिकली इस पूरे के अंदर क्या है कि
एक तो आपके कुमार मंगलम बिरला, के एम बिरला कहते हैं इनको, ये बिरला के मतलब आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। सो ये भी अपने पर्सनल इक्विटी लाना चाहते हैं कंपनी के अंदर। इनका अभी स्टेक चल रहा है 28% के आसपास। तो 28% स्टेक के अंदर ये 200 मिलियन की इक्विटी लाना चाहते हैं। दूसरी बात, इसी स्टेक के अंदर से कुछ सेल करने की बात करेंगे। इंदस टावर्स एंड चैनल, ये कंपनी है इंदस टावर्स एंड चैनल, आई होप आपको दिख रही होगी, इंदस टावर्स एंड चैनल। सो इसको जो है सेल करने की बात करें ताकि फंडिंग बेसिकली इनको कुछ मिल सके, ताकि अपना डेट रीपे कर सके। सो ये हमने जो है पूरा देख लिया यहाँ पर, और मैं नोट कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। नाउ जीडीपी बूस्टेड बाय बेस इफेक्ट वैक्सीनेशन। बेसिकली इस न्यूज़ को थोड़ा पार्ट्स में देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा हॉच पॉच टाइप हो गया है। जीडीपी बूस्टेड, पहला पार्ट ये है जीडीपी बूस्टेड। तो जीडीपी मतलब क्या होता है कि क्वार्टर की रिपोर्टिंग जैसे कंपनी इसकी आती है वैसे जीडीपी की भी आती है। तो Q2 की जो है रिपोर्टिंग यहाँ पर आई है, मतलब रिपोर्टिंग नहीं आई है, एसेंशियली एस्टिमेट्स आए हैं जो Q2 का कितना ग्रोथ रहा उसके एस्टिमेट्स आए हैं प्रोडक्शन के बेसिस पे। तो जीडीपी उसमें बूस्टेड निकल रही है, यानी कि जीडीपी बढ़ी है। कितने से बढ़ी है? 8.3% से ग्रो करी है। एंड यहाँ पर जो अब लिखा है बाय बाय मतलब रीजंस बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला रीज़न है बेस इफेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है इन सब में से, या कह लीजिए सबसे ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। तो बेस इफेक्ट का बेसिकली मीनिंग होता है इन्फ्लेशन का इफेक्ट। तो जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं एक छोटी सी वीडियो का लिंक आपको नीचे दे दूंगा। खैर वैसे आपको पता ही होगा जीडीपी का मीनिंग। जीडीपी में आपके दो चीज़ें से फ़र्क पड़ता है। पहला होता है आपकी क्वांटिटी, यानी कि पूरी इकोनॉमी के अंदर, अच्छा क्यू एक्स में लिखा है मतलब क्वांटिटी ऑफ ऑल द गुड्स, एक्स मतलब ऑल द गुड्स। तो क्वांटिटी से क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बढ़ती है, उससे आपकी जीडीपी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी बात, जो आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर उसके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है, तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जीडीपी का ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। और अगर हम लेमैन टर्म्स में देखें तो पी इंटू क्यू जनरली ये फार्मूला भी बोला जाता है टोटल प्रोडक्शन का या फिर जीडीपी का। तो हालांकि ये ट्रू नहीं है, सीधी सी बात है, इतना इजी नहीं होता है। और मतलब यहाँ पर पी एक्स जो हम बात करें वो एक बड़ा कंपोनेंट बन जाता है इसके लिए। सो यहाँ पर पी एक्स अगर मान लेते हैं कि किसी इकोनॉमी के अंदर, लेट सपोज किसी इकोनॉमी के अंदर 100 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और अगले साल 120 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जिनका प्राइसेस 10-10 ईच है, तो हम इसको रियल ग्रोथ बोल सकते हैं जीडीपी के अंदर। बट मान लेते हैं किसी इकोनॉमी के अंदर 100 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 10 रुपीज़ पर, अगले साल भी 100 ही हो रहे हैं बट अगले साल 12 रुपीज़ पर हो रहे हैं। सो ये आपकी जीडीपी के नंबर्स में तो आपको ग्रोथ दिखेगा, उतना ही दिखेगा। यहाँ पे भी 1000, उधर भी 1000 ही था, और यहाँ पर भी 1200, यहाँ पे 1200 ही था। बट यहाँ पर रियल ग्रोथ नहीं हुआ है, यहाँ पर रियल ग्रोथ हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर जीडीपी के अंदर जो इंक्रीज आ रहा है वो ड्राइव हो रहा है प्राइसेस की वजह से, तो एक ज़्यादा अच्छी बात ये नहीं मानी जाती है। ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा बहुत तो प्राइस बढ़ेगा ही। दूसरा इनका रीज़न बताने की कोशिश कर रहे हैं जो ये है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना इम्पैक्ट जो कम हो रहा है उसकी बात ही करें, बहुत ईजी पॉइंट है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो यहाँ पे नीचे लिखा है, बट ये एक ही बात है, इम्प्रूव्ड कंजम्पशन। इम्प्रूव कंजम्पशन तो रहेगा ही, इसी की वजह से इन्फ्लेशन में राइज आया है। अगर आपको पता नहीं हो तो मेरे ख्याल से अगर ऑयल प्राइसेस की मैं बात करूँ, जो सरसों ऑयल होता है जो मेन यूज़ होता है घरों में, तो उसके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स 1.7 टाइम्स इतने बढ़ गए हैं। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑल्सो की ड्राइवर्स, बट गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब ये फोर्थ पॉइंट बताना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ गई है, इसके वजह से जीडीपी बढ़ रहा है। तो ये चार फैक्टर्स थे इन्होंने बताए हैं जीडीपी बूस्टेड होने की के लिए। ऑल्सो की ड्राइवर्स, मतलब ये भी की ड्राइवर्स हैं इनके बाद, बेस इफेक्ट वैक्सीनेशन के बाद। बट रिकवरी फ्रेजाइल, मतलब रिकवरी ऐसी है कि ये अभी मतलब कोई सॉलिड रिकवरी नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकती है, फ्लक्चुएट कर सकती है। एंड के शेप्ड, सॉरी के शेप्ड का मीनिंग होता है इस तरीके से, अगर आपको ग्राफ बन रहा हो मतलब रिकवरी का, तो ये के शेप्ड कहलाता है। क्योंकि इस तरीके से आप देखेंगे तो एक के का जो ये वाला पार्ट होता है, तो मतलब मैं दूसरी साइड, ये वाला जो पार्ट होता है तो ये के शेप्ड समथिंग समथिंग ऐसा लगता है। तो के शेप्ड के अंदर एक और दूसरा मीनिंग ये होता है कि कुछ सेक्टर्स अभी भी डाउन चल रहे हैं और कुछ सेक्टर्स काफ़ी ऊपर चले गए हैं, इसलिए ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है। तो यहाँ पे वो भी हो सकता है, बट इन्होंने क्लियरली ये चीज़ बताई नहीं है। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ऑल्सो द रिकवरी वॉज नॉट यूनिफॉर्म, तो वही बात है कि फ्रेजाइल है और के शेप्ड वापस से बोला हुआ है। सो हमने जो है पूरा यहाँ पर देख लिया, और यहाँ पर Q2 के जीडीपी एस्टिमेट्स इन्होंने बहुत सारे मतलब रेटिंग एजेंसीज और मतलब बैंक्स वगैरह के बता रखे हैं। तो ये आप चाहें तो देख सकते हैं। सो हमने जो है यहाँ पर पूरा देख लिया, हम एक बार नोट करता हूँ और आगे चलते हैं।
नाउ आगे चलते हैं आपका सेबी इशूज शो कॉज नोटिस टू टॉप एनएससी स्टाफ। इसके अंदर क्या हुआ है बेसिकली, मुझे भी ये बात नहीं पता थी। February 24 को इसी ईयर ट्रेडिंग में हॉल्ट आ गया था, ट्रेडिंग को 4 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। और हुआ क्या था उस दिन कि मतलब एनएससी के जो सर्वर्स थे उनमें दिक्कत आ गई थी टेलीकॉम से रिलेटेड, क्योंकि क्या होता है मतलब हर चीज़ के लिए नेटवर्क चाहिए आज की डेट में। तो सॉरी तो सॉरी जो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट थी मतलब टेलीकॉम सेक्टर की वजह से कुछ दिक्कत हो रही थी यहाँ पर, तो उसकी वजह से ट्रेडिंग को होल्ड करना पड़ा। अच्छा, एनएससी का आपको अगर नहीं पता तो मेन काम होता है कि ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करवाना, कि किसी तरीके से मतलब ट्रेड्स वही हो सके, क्लियर हो सके। तो इस तरीके से बेसिकली एनएससी का मेन काम होता है। और अगर नेट उसे नहीं मिलेगा, मतलब इंटरनेट नहीं मिलेगा, तो वो ये कराने में सक्षम नहीं रहेगा एक तरीके से। सो सेबी ने इशू किया नोटिस इसको टॉप एनएससी स्टाफ को। क्या बोला है कि आपकी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी की वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा लॉसेस वगैरह फेस करने पड़े, जिसके अंदर ये जो रीज़न है वो ये बता रहे हैं कि मतलब आपने ठीक से काम नहीं किया। और हुआ क्या था उस दिन वो भी इन्होंने सारा बता रखा है यहाँ पर। क्या हुआ था ऑन February 24, मतलब एनएससी के पास एक बैकअप सर्वर है। एनएससी का मेन सर्वर जहाँ पे उसकी बिल्डिंग है वहीं पर है, दैट इज़ मुंबई में है, जो जिसकी मतलब जिसके थ्रू वो सारा काम करते हैं। बट एक बैकअप सर्वर उनका पड़ा है चेन्नई में। तो अगर ऐसा कुछ दिक्कत होती है तो उनको अपने बैकअप सर्वर से काम लेना होता है और अपना मतलब ट्रेड्स को टाइमली एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। बट उस दिन क्या हुआ, उस दिन उन्होंने ये रूट नहीं लिया, यानी कि मतलब बैकअप सर्वर से अपना काम चलाया, मतलब उस पर गए नहीं, और एनएससी ने अपनी ट्रेडिंग को ही बंद कर दिया। तो इसकी वजह से दो बातें हुई। पहली बात तो ये है कि मतलब 4 घंटे के लिए बैन लगा, तो आप समझ ही रहे हैं कि उससे पहले 30 मिनट्स 40 मिनट्स के आसपास ये चीज़ें होने लग गई होंगी। तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ इन्वेस्टर्स ने मतलब अनलॉफुल तरीके से या फिर मतलब एक तरह से कुछ ऑपरेशनल चीज़ों की गलती होने की वजह से कैसे कुछ प्रॉफिट भी कमाए हों, कुछ लॉसेस भी बियर किए हों, जिनमें उनकी कोई वो जिम्मेदारी नहीं है। अगर मतलब लॉसेस होंगे तभी वो बोलेंगे, प्रॉफिट होंगे तो नहीं बोलेंगे। खैर फिर भी बट उनमें जो है दिक्कतें हुई हैं वहाँ पर। और दूसरी बात कि जिन लोगों ने ट्रेडिंग के लिए ख़रीदा था तो वो आगे सेल करना चाह रहे थे उसी दिन पे, तो वो सेल नहीं कर पाए, तो उनको भी कंपनसेशन की डिमांड वो करेंगे या की होगी उस टाइम पर। सो उस तरीके से ऑन February 24 ट्रेडिंग ऑन एनएससी इज इंडियाज लार्जेस्ट इंडेक्स टीम टू स्टैंड स्टिल ड्यू टू कनेक्टिविटी इशूज़, जो मैंने आपको बताया अभी। एक्सपीरियंस बाय टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, ये भी हमने देखा था। एनएससी डिड नॉट फंक्शन रिजल्टिंग इन एक्सचेंज शटिंग फॉर मोर देन 4 आवर्स। तो हमने ये पूरा देख लिया यहाँ पर। और जो मेन रीज़न बताया जा रहा है वो यही है, डेफिशिएंसीज इन ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स। तो डेफिशिएंसी का मीनिंग होता है कमी, कमी हुई है ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स के अंदर। मतलब मैंने आपको सारा इसके अंदर बता दिया। सो ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया। और इसके लिए अभी एक एनएससी के स्टाफ पे नोटिस गया है। तो ये एक थोड़ी सी स्ट्रेंज बात है कि एनएससी के ऊपर नोटिस क्यों नहीं गया है और एनएससी के स्टाफ के नाम पर नोटिस क्यों गया है। खैर फिर भी जो न्यूज़ के अंदर था वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो ये हमने पूरा देख लिया ना, आगे चलते हैं। रेज़र पे वैल्यू में डबल इन न्यू राउंड। इसके अंदर क्या है बेसिकली, रेज़र पे एक कंपनी है आपकी पेमेंट्स ऐप से रिलेटेड। तो इन्होंने एक और फंडिंग का राउंड उठाया है। हमने थोड़े दिनों पहले भी कवर किया था जब इन्होंने एक और मतलब फंडिंग का राउंड ही उठाया था। सो यहाँ पर इन्होंने इनका जो फंडिंग का राउंड है वो ये चल रहा है अभी, जिसके अंदर टीसीबी एक मेजर इन्वेस्टर है। टीसीबी अगर आपको नहीं पता तो इन्होंने काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज ग्लोबली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नेटफ्लिक्स के अंदर ये बैकिंग है, मतलब बैक फर्म है, यानी कि इन्होंने मेजर इन्वेस्टमेंट नेटफ्लिक्स को स्टार्टिंग के टाइम से दे रखी है। एयरबीएनबी को कर रखी है। बाइट डांस अगर आपको नहीं पता तो टिकटॉक और यूके का एक ऐप है रिवोलट, उसके दोनों की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, चाइना की कंपनी है वैसे। एंड उसके अलावा ड्रीम स्पोर्ट्स, जो ड्रीम 11 वाला गेम अपने हो ही नहीं सकता कि आपने सुना ना हो। तो ये दोनों इन मतलब इन बड़ी कंपनीज के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है टीसीबी ने। और अब ये जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मतलब रेजर पे के अंदर अभी बात चल रही है यहाँ पे, इसीलिए स्टार लगा हुआ है, नीचे लिखा है टॉक्स इन एडवांस स्टेजेस राउंड येट नॉट येट टू बी फाइनलाइज। सो यहाँ पर यही है। और 200 to 250 मिलियन का ये राउंड होने वाला है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। एंड 5.5 से 6 बिलियन की इनकी वैल्यूएशन होने वाली है। अब जो इसके अंदर इन्होंने बात नोट करी है वो ये है कि पहले इनकी वैल्यूएशन 3 बिलियन के आसपास चल रही है और अभी 5.5 से 6 बिलियन पर चली जाएगी, तो डबल ऑलमोस्ट होने वाली है। सो यहाँ पर यही बात है। एंड दूसरी बात की मतलब जो मैं अगर थोड़ा बुलिश होकर बताऊँ तो आईपीओ भी आ सकता है इस कंपनी का फ्यूचर के अंदर। मुझे इतना लगता है मार्च 2022 के आसपास इस कंपनी का आईपीओ आ सकता है रिजर्व पे का। सो हमने जो यहाँ पर पूरा देख लिया, और एक मिनट मैं नोट कर लेता हूँ आगे चलते हैं।
नाउ इंस्टा इंस्पायर्ड स्मॉल टाउन किड्स वांट फॉरेन डिग्रीज टू। बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। इंस्टा इंस्पायर्ड मतलब ये है इन्फ्लुएंस्ड। मैं एक बार यहाँ पे ना इसको लिख ही देता हूँ। इंस्टा इंस्पायर्ड ये एक टर्म चली रही है, इंस्टाग्राम के ऊपर ही शायद स्टार्ट हुई थी। इन्फ्लुएंस्ड इसका मीनिंग है यहाँ पर लिटरल सेंस के अंदर इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टा तो लिखा है बट इसके अंदर जो इन्होंने 2-3 स्टोरीज बताई हैं वो सब यूट्यूब वाली है, तो फिर मतलब अब इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं कि वर्ड के अंदर इन्फ्लुएंस्ड स्मॉल टाउन किड्स वांट फॉरेन डिग्रीज टू। इसमें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एसेंशियली काफ़ी सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बोलते रहते हैं, मतलब जो खुद फॉरेन एजुकेशन ले रहे हैं, और अच्छी बात है कि वो अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं कि आपको फॉरेन एजुकेशन क्यों बेटर है, ये है वो है, तो वो सब बताते रहते हैं। और ईजियर एक्सेस टू फंडिंग एक बहुत ही मेजर चैलेंज रहता है अगर हम स्मॉल टाउन किड्स की ही बात करें, तो वो भी वो उसको मतलब कैसे आप फंडिंग ले सकते हैं, कैसे लोन ले सकते हैं, स्टूडेंट लोन वगैरह वो सब बताते रहते हैं। फ्यूलिंग डिमांड फॉर ओवरसीज एजुकेशन, इसकी वजह से सीधी सी बात है कि डिमांड बढ़नी थी जो बढ़ गई है यहाँ पर। और एक इन्होंने यूट्यूबर का मेंशन भी किया, हरनूर सिंह, जो कि अभी जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे। मुझे वैसे पता नहीं था, मतलब मैं इसी में से आपको देख के बता रहा हूँ। तो यूट्यूब चैनल है उनका जिसके ऊपर उन्होंने वीडियोस डालते हैं यहाँ पर। और मुझे जिनका पता है वो है प्रखर के प्रवचन, शायद आपको पता होगा। तो वो मेरे ख्याल से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उनको ज़्यादा मतलब ऐसे देखता नहीं हूँ, बट कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर वो शायद पढ़ाई कर रहे हैं। और वो शायद साइकोलॉजी ऑनर्स या मतलब कुछ बैचलर डिग्री कर रहे हैं अभी के लिए। सो वो मैंने उनका देखा है थोड़ा बहुत। तो ये बेसिकली रीजंस थे यहाँ पर, जो मैंने रीजंस वर्ड लिखा है रीजंस है यहाँ पर कि किस वजह से ये जो है बढ़ रहा है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से होगा ना, हमने देख लिया। और मैं नोट कर लेता हूँ टाइम स्टैम्प और आगे चलते हैं। नाउ हम चलते हैं ईटी मार्केट वाले सेक्शन के ऊपर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको 2-3 न्यूज़ और बताता हूँ छोटी छोटी। पहली बात है पेटीएम का आईपीओ, आपको अगर आपको नहीं पता तो मतलब पता ही होगा वैसे, तो मैं क्या बताऊँगा इसके अंदर। बिड ऑफराइजिंग का क्लॉज हो जाएगा और जो इनका हाईएस्ट प्राइस है वो 2150 और 6 शेयर्स पे आप मिनिमम बिडिंग कर सकते हैं। सो ये सब मेरे को आज नहीं बताना था, मेरे को बताना था 48% जो है आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है एंड 1.23 टाइम्स जो रिटेल पोर्शन है वो सब्सक्राइब हो चुका है। सो ये बेसिकली मुझे ये बताना था मेनली। और इनकी कंपनी का मतलब ये कंपनी शायद मैंने आपको पहले डिटेल नहीं बताई है। इस कंपनी का कोई प्रमोटर अब नहीं रहा है, जो आपके मतलब विजय शेखर शर्मा थे वीएसएस, तो वो अब इसके प्रमोटर से स्टेप डाउन कर लिया उन्होंने, मतलब थोड़ा बहुत स्टेक सेल किया, वो किया। तो वो प्रमोटर से स्टेक सेल कर चुके हैं उन्होंने। और अब ये कंपनी बन चुकी है प्रोफेशनली ओन्ड बिजनेस। दो कंपनीज होती हैं, फैमिली ओन्ड बिजनेस एंड प्रोफेशनली ओन्ड मतलब कंपनीज। सो ये दूसरी कैटेगरी के अंदर आ गई है प्रोफेशनली ओन्ड बिजनेस के अंदर। और अगर आप चाहें तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ बहुत ही क्लासिक। फैमिली ओन्ड बिजनेस के अंदर आएगा आपका रिलायंस एंड टाटा आएगा आपका प्रोफेशनली ओन्ड बिजनेस के अंदर, क्योंकि रतन टाटा जी ने शादी नहीं करी है इसीलिए। खैर, अभी हम चलते हैं एक और छोटी छोटी और 2-3 न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। हालांकि मैं कभी भी कवर नहीं करता हूँ बट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी लगी मुझे आज के लिए, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, जनरल इलेक्ट्रिक। जनरल इलेक्ट्रिक अगर आपको नहीं पता तो मतलब आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बड़ी कंपनी, यूएस का मेजर जाइंट है। मतलब आप यूएस का रिलायंस बोल सकते हैं इसको एक तरीके से, बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर ही काम करता है। सो ये जो है 3 पब्लिक कंपनीज के अंदर स्प्लिट होने की बात करें, और अगर ये ऐसा होता है तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी फ्यूचर के अंदर। और वही सब रीजंस है ताकि एफिशिएंटली काम कर सकें एंड ईच कैन बेनिफिट फ्रॉम ग्रेटर फोकस, टेलर्ड कैपिटल एलोकेशन एंड स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी टू ड्राइव लॉन्ग टर्म ग्रोथ। मतलब वो ये कि आपके मतलब ऐसा कुछ हो, जैसे अभी तीनों जो पब्लिक कंपनीज हैं उनका जो काम होगा वो अभी भी चल ही रहा होगा इस कंपनी के अंदर, तो उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन नहीं मिल पाता है। और अगर कोई ऐसा हमें मतलब ऑर्डर लेना पड़ता है तीनों में से किसी भी बिजनेस को, तो उसको दूसरे बिजनेस से भी कंसर्न रहना पड़ता है। अप्रूवल क्या पता उस बिजनेस के हेड से लेना पड़े जिसका उससे कोई रिलेशन ही नहीं है। सो वो सब चीज़ें, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी यहाँ पर। चेयरमैन और जो सीईओ है और लॉरेंस क्लब जूनियर, तो वो इस स्टेटमेंट को कह रहे हैं यहाँ पर, तो मतलब दम है इस बात में। दूसरी बात, गूगल के जो पेरेंट है अल्फ़ाबेट, आपको पता ही होगा आप तो, मतलब इतने प्रमोशन इसके होते रहते हैं अल्फ़ाबेट नाम से भी। तो अल्फ़ाबेट 2 ट्रिलियन मार्केट कैप हिट कर चुका है यहाँ पर, और शायद पहली ही कंपनी है जिसने हिट किया। खैर, हम आगे चलते हैं आपके ईटी मार्केट वाले सेक्शन के ऊपर। सो जो इसके पेज के अंदर फर्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है फंड्स से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ वाले फंड से रिलेटेड। तो मेरे को बात समझना है कि एक बार जो फंड्स होते हैं उनको चूज़ करने से रिलेटेड न्यूज़ है। तो चूज़ करने के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो हम कुछ क्राइटेरिया उसमें से देखते हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया बेसिकली होता है रिटर्न्स, कि उसने प्रीवियस टाइम्स के अंदर यानी कि मतलब पास्ट परफॉर्मेंस की कैसी रही है।
पहले उसके रिटर्न्स कैसे रहे हैं 6 महीने के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर, 2 साल के अंदर, एक्सेट्रा। जितने टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है उतने टर्म के जनरली लोग देखते हैं। सो रिटर्न्स हो गया पहला। दूसरी बात कि मैनेजर कौन है। अगर एक एक्टिव फंड है जो एक्टिवली मैनेज करता है कोई मैनेजर, फंड मैनेजर, तो वो क्या है, कौन है वो, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, और मतलब ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी वाला अगर कुछ एलिमेंट हम उसमें मतलब कमी रख दिया तो वो सबसे बड़ी बात होती है कि वैसा नहीं होना चाहिए। इंटेलिजेंस और इंटेग्रिटी में एक रिलेशन होता है, मैट्रिक्स होता है, और इंटेलिजेंस और इंटेग्रिटी जिसमें सबसे ज़्यादा हो उसको ही चूज़ करना चाहिए। बट अगर आपको सेकंड प्रेफरेंस देनी हो तो इंटेलिजेंस को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, इंटेग्रिटी को देंगे। क्योंकि मतलब अगर कोई बंदा होगा, अगर मान लेते हैं वो इंटेलिजेंस है, वो कितना रिटर्न जनरेट करेगा, 15%। और अगर कोई थोड़ा इंटेलिजेंट कम है तो भी 10-12% तो कर ही लेगा। सो अगर 10-12% करने वाला बंदा है, उसमें इंटेग्रिटी ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है आप उसी को चूज़ करेंगे। ये मैंने थोड़ा वो दे दिया लेक्चर टाइप का, बट मैनेजर के अंदर यही पॉइंट्स समझने होते हैं। दूसरी बात, मतलब जो तीसरी बात जिसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेलेवेंस है वो ये है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब जैसे जो फंड है, फंड के अंदर आप पूरे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, आप फंड का एक यूनिट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए आप उस फंड को खरीद रहे हैं। तो फंड मान लेते हैं 1000 करोड़ का फंड है, वो 1 करोड़ पीसेस के अंदर डिवाइडेड है, तो उसकी जो एक यूनिट की वैल्यूएशन है वो है 1000 रुपीज़। और आपका मान लेते हैं उसके अंदर लॉट सेट कर दिया कि 10 यूनिट आप खरीद सकते हैं, या 10 की जगह 5 ले लेते हैं, तो 5000 रुपीज़ का आपका एक लॉट बन जाएगा। तो ये जो प्राइस है ये कितना है, और मतलब इस ये क्या प्राइस, जितना हम प्राइस दे रहे हैं इसके अंदर, क्या वो जस्टिफाई हो रहा है, मतलब जैसा मैनेजर है, जैसे रिटर्न्स मिल रहे हैं, क्या ये सही है, मतलब जो फ्यूचर के अंदर और पास्ट के अंदर इनके कैश फ्लोज रहे हैं उसके बेसिस पे क्या ये सही प्राइस है, क्या इतना ठीक रहेगा। क्योंकि प्राइस और वैल्यू के बीच में ना डिफरेंस होता है। प्राइस मतलब जितना आप प्राइस पे कर रहे हैं, वैल्यू मतलब जितनी आपको वैल्यू मिल रही है। ये बहुत ही एक मतलब फेमस लाइन है, प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। जो फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट में बिलीव करते हैं, तो मतलब उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस लाइन आप कह सकते हैं। तो प्राइस ऑफ 1 यूनिट जो है उसका हमें एनालिसिस करना होता है कि सारी चीज़ें मिला मिलू के हम जो वैल्यू हमें मिल रही है उसके लिए क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है। मान लेते हैं ये वाले रिटर्न्स हमें लगता है कि भाई हम तो खुद से ही जनरेट कर लेंगे 12% का रिटर्न, और भाई हमें तो वो एक्सपेंस रेशो भी नहीं बियर करनी पड़ेगी और वो सब भी नहीं करना पड़ेगा, तो 5000 का जस्टिफाई नहीं होगा, उस टाइम पे ओवर वैल्यूड कहलाएगा। तो यहाँ पर ये बोला हुआ है वैल्यूएशन के लिए एक जो सबसे अच्छी रेशो होती है वो मानी जाती है पीई रेशो। पीई रेशो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, यानी कि जितनी आपकी अर्निंग्स हो सकती हैं उस सिक्योरिटी से। सिक्योरिटी मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे फंड भी आ जाएगा, शेयर्स भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। सो जितनी आपकी अर्निंग्स हो सकती है उस सिक्योरिटी से, उसके अगेंस्ट आपको कितना टाइम्स प्राइस पे करना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे जैसे आप देखेंगे HDFC फ्लेक्सी कैप है, तो आपको जितनी अर्निंग्स मिलेंगी आपको उसका लगभग 12 टाइम्स पे करना पड़ेगा यहाँ पर। तो प्राइस टू अर्निंग्स का बेसिकली मीनिंग ये होता है। इस तरीके से आपका, अच्छा 12 टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स भी चल रहे हैं जो मल्टी कैप स्टॉक्स हैं, बट उनकी पी 400-500 ऐसे चल रही है। तो वैसे भी स्टॉक्स एग्जिस्ट करते हैं और वैसे भी फंड्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने वैल्यू मतलब फंड्स की थोड़ी तारीफ आप कह सकते हैं की है, ये उनको एडवोकेट किया है। अच्छा किसी चीज़ को मैं अगर बोलूँ, कोई भी अगर बोले एडवोकेट किया है, किसी चीज़ को एडवोकेट करने का मीनिंग ये होता है किसी चीज़ को अच्छा बोलना कि हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पर ये है लो पी वैल्यू फंड्स मेक फॉर सेफर बेट्स अमिड रीबाउंड साइंस। तो रीबाउंड साइंस हमें दिख ही रहे हैं, स्टॉक मार्केट नीचे जा सकता है, जो आपकी डाउनफॉल है मार्केट के अंदर आ सकता है। तो ये जो रीबाउंड है इस स्टेज के अंदर आपको लो पी वैल्यू फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो एक सेफर बेट है। यहाँ पर ये पूरी न्यूज़ के अंदर ये बता रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको पूरी राम कहानी सुनाई थी कि वैल्यूएशन अगर किसी स्टॉक मतलब फंड की कम है तो आपको प्रेफरेबली उसको वैल्यू करना चाहिए। इसके बदले में कि उसकी रिटर्न्स थोड़े कम भी हों तो भी आपको उसी को वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि रिबाउंड आ सकता है मार्केट के अंदर। यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर ये है, एक्सपीरियंस मैनेजर्स एंड लो वैल्यूएशन आर स्ट्रॉन्ग रीजंस टू एलोकेट सम मनी टू दीज स्कीम्स। तो बहुत बेसिक बात है कि एक्सपीरियंस मैनेजर्स जो है और उनकी वैल्यूएशन कम होनी चाहिए, और यहाँ पर भी ये स्ट्रेस इसी बात पर कर रहे हैं कि वैल्यूएशन कम होनी चाहिए और आप उसके अंदर एलोकेट कर सकते हैं मनी आप इस स्कीम। तो इस तरीके से हो गया। अच्छा यहाँ पर एक जो पॉइंट बनता है, मतलब अगर हम आप कहें कि मैं सोच रहा था तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, इस तरीके से बोल सकता हूँ मैं कि जो पैसिवली मैनेज जो फंड्स होते हैं, पैसिवली मैनेज मतलब कि जो एक इंडेक्स को कॉपी करते हैं, एक तरीके से इंडेक्स फंड होते हैं, और
मतलब इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका पी तो इंडेक्स के बराबर रहेगा और उसका मैनेजर भी कोई नहीं होता है, तो अब उसके अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये एक पिकी बात है आज की डेट के अंदर। खैर ये तो मैंने छोटा सा वैसे ही बोल दिया आपको। आगे चलते हैं सेकंड न्यूज़ के ऊपर, मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। नाउ फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन प्रदीप चौधरी गेट्स बेल इन राजस्थान केस। तो ये क्या हुआ बेसिकली, राजस्थान के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये एक केस हुआ था जिसमें एसबीआई ने एक होटल प्रोजेक्ट को, जो आपको आज नाम भी दिख रहा है गढ़ रजवाड़ा होटल प्रोजेक्ट केस, इस केस को एसबीआई ने लोन दे दिया था। और एसबीआई ने लोन दे दिया था और ये डिफ़ॉल्ट कर गए थे, और जो आपका एनपीए बना था वो इन्होंने बेच दिया था। सो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो एसबीआई के पुराने चेयरमैन हैं उनको, प्रदीप चौधरी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था दिल्ली के अंदर राजस्थान पुलिस ने। अभी जो इनको छोड़ दिया 9 डेज़ के बाद। तो बस इतना है पूरी न्यूज़ के अंदर, इनको बेल मिल चुकी है बेसिकली, ये है पूरी न्यूज़ के अंदर। तो वही है कि आगे सेइंग तो होनी है, मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है तो बाकी इस न्यूज़ के अंदर कुछ नहीं, छोटी मोटी बातें जैसे आपका चौधरी विल फ्लाई टू दिल्ली ऑन वेडनेसडे 9 डेज आफ्टर द वाज टेकन टू कस्टडी, मतलब ये सब है। तो आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत लॉ में इंटरेस्ट है तो आपको मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ऐसा। इसलिए मैं कुछ इसमें से पॉइंट कवर भी नहीं कर रहा हूँ और मैं नोट कर देता हूँ बारी के लिए। 26। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सेकंड मतलब लास्ट न्यूज़ से। एफ पी आई इज नाउ गिव थम्स अप टू फेज रोल आउट ऑफ T+1 सिस्टम। तो T+1 सिस्टम मैंने आपको शायद 5-6 बार बता दिया होगा अभी तक। T+1 के अंदर क्या होता है, अभी हम T+2 पर हैं। T+2 के अंदर क्या होता है, ट्रेडिंग डे प्लस 2 दिन, यानी कि आपके जो सेटलमेंट है पूरे, आप मान लेते हो कोई शेयर्स खरीदते हैं तो ट्रेडिंग डे वाले दिन आपने खरीदे शेयर्स, उसके बाद एक दिन बीच में लगेगा और उसके अगले दिन जो है आपके ट्रेड सेटल होते हैं जा करके, तो बीच में एक दिन लगता है और आप उसके बाद जो है पर्टिकुलरली उन स्टॉक्स को असल में ओन करते हैं। आपका प्राइस वही लगेगा जो आपने ट्रेडिंग पे जिसमें बुक किया था, बट आपका ट्रेड जो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आएंगे वो 2 दिन के बाद आएंगे। और इसी तरह से इसी तरीके से सेलिंग में भी होता है। आप जब सेल करते हैं तो सॉरी आप जब सेल करते हैं तो आप टी डे को, यानी कि जिस दिन सेल करते हैं ट्रेडिंग करते हैं उसके 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में मतलब पैसे एक्चुअली में आते हैं। इस तरीके से T+2 सेटलमेंट वर्क करता है। तो ये सीधी सी बात है, एफिशिएंट नहीं है इतना ज़्यादा। अगर हम T+1 पे मूव करना चाहते हैं उसमें क्या होगा, उसमें एक दिन लगेगा सिर्फ, जिस दिन आपने ट्रेड किया उसके नेक्स्ट डे या फिर उसके मतलब नेक्स्ट डे पूरा लग जाएगा, उसके नेक्स्ट डे आ जाएगा। T+2 में क्या होता था, टी लग गया, एक और दिन लग गया, एक और दिन लग गया, उसके बाद आएगा जनरली, या फिर हो सकता है थर्ड डे की स्टार्टिंग में आए या फिर सेकंड डे के लास्ट में ही आ जाए। इसके अंदर भी इसी तरीके से होगा, तो सेकंड डे की स्टार्टिंग में सेकंड डे की स्टार्टिंग में आएगा हाँ, और या तो फर्स्ट डे के ही मतलब जो नेक्स्ट डे है उसके ही एंड में आ जाएगा। तो इस तरीके से T+1 सेटलमेंट में मूव करेंगे। बट ये अभी नया प्रपोजल नहीं है, पहली बात तो ये पहले भी प्रपोजल हुआ था। और पहले क्या हुआ था कि मतलब पहले मतलब 10 साल पहले नहीं, अभी थोड़ा टाइम पहले ही हुआ था। तब एफ ने यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया था, क्योंकि इनके जो इंडिया के सिस्टम बने हुए हैं, मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम है आजकल, मतलब एल्गो ट्रेडिंग वगैरह होती है तो कंप्यूटर्स ही डिसाइड करते हैं कब खरीदना है कब बेचना है एक्सेट्रा। वो जो सिस्टम्स हैं उनको इनको अपडेट करना पड़ेगा, और मतलब बेसिकली T+2 सेटलमेंट से T+1 सेटलमेंट के अकॉर्डिंग सेटअप करना पड़ेगा। तो वही है कि इनको चेंजेस बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, और मतलब इतने शॉर्ट नोटिस पे। अच्छा, नोटिस जिसको ये शॉर्ट बोल रहे हैं वो कितना नोटिस था मैं आपको बताऊं। सितंबर में इनको नोटिस मिल गया था कि जनवरी के आसपास हम मतलब इसको चेंज करने वाले हैं। तो अभी भी जनवरी से ही रोल आउट करेंगे ये लोग, मना लिया एक तरीके से। ये हो गया बेसिकली, और तब ये बोल रहे थे कि हम अपने सिस्टम्स को अपडेट ढंग से नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या है, फेज टू रोल आउट मिलेगा T+1 सिस्टम को। फेज रोल आउट का मीनिंग होता है कुछ कुछ पार्ट्स को पहले, कुछ पार्ट्स को बाद में। तो यहाँ पे जो टॉप 500 स्टॉक्स है इंडियन मार्केट के, तो उनमें बाद में आएगा, जिसके अंदर एफ का मेजर ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है। मतलब कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। पेनी स्टॉक का मतलब जो बहुत ही कम पे ट्रेड हो रहे हैं और जो थोड़ी लेस नोन कंपनीज हैं, आपको पेनी स्टॉक शायद पता ही होंगे। तो वो जो है इसके अंदर डील जनरली नहीं करते हैं, और वो उनमें पहले करेंगे। और यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट में दिख रही है, FPIs and their service providers will have no longer time to implement the changes as they generally trade in top 500 stocks। तो ये मैंने ये बात बोली थी आपको। फॉरेन फंड नीड टू रिवैम्प देयर सिस्टम, ये इनको करने पड़ेंगे, अपने सिस्टम्स को रिवैम्प करना पड़ेगा। एंड आस्फिमा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मतलब एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन सिक्योरिटीज इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो इन्होंने जो है विच हैज़ अपोज द T+1 सेटलमेंट
सेड फेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सिस्टम इज इन अ फेज मैनर इज गुड, यानी कि फेजेस के अंदर अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं दैट इज़ गुड। सो ये हमने जो है पूरा इसको डिस्कस कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और ये न्यूज़ मतलब जो बाकी है कवर करते ही रहते हैं, मतलब मंडे टू फ्राइडे को लेकर, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, मतलब इसको देखने के लिए डेली। सो हमने जो है पूरा देख लिया यहाँ पर, और दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।